Good morning, students. Today we will again start with the principles of management part 3. The remaining principle we will going to discuss in this part. 7. Remuneration of employee. Remuneration of employee, जितना काम करवा रहे हो उतनी सैलरी दो. अगर आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो एम्प्लॉय कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. तो फ्योल ने प्रिंसिपल ही बना दिया है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का भी प्रिंसिपल आप यूज करो सो दैट आप सैलरी उतनी दो जितना आप एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन उसके सामने आपको सैलरी नहीं मिल रही होती है, तो वहाँ पर भी आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि भाई यार इतना काम करने के बाद सैलरी इतनी मिली नहीं. इसीलिए अगर आप ये प्रिंसिपल का यूज करते हो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन. द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट fair to everybody. Employee should be paid for wages, fair wages. Sorry, we should be given them at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company. It will ensure congenial atmosphere and good relationship between worker and management. Advantage: high level of motivation, cordial relation between employee and management, improvement in commitment. Lack of motivation, unhealthy relationship, increase in labor turnover. अगर आप काम ज़्यादा करवा के सैलरी नहीं देते हो, आपकी कैपेसिटी होने के बाद भी अगर आप सैलरी नहीं देते हो तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं रहेगा, आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और वो काम भी क्वालिटी वाइज नहीं करेगा, जिससे आपका लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा. अगर आप अच्छे से सैलरी दे रहे हो, काम भी उतना ही ले रहे हो और सैलरी भी उतनी ही दे रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट से रिलेशन भी अच्छा रहेगा. आप कमिटमेंट भी जो भी कमिटमेंट दोगे आप कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट करोगे और आपका मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा. Centralization and decentralization. According to this principle, there should be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. Centralization refers to the concentration of decision-making authority, whereas decentralization refers to evenly distribution of authority at all the level of management. There is a need to balance subordinate involvement through decentralization and manager retention of final authority through centralization. The degree of centralization and decentralization depends on various factors such as experience of superior, ability of subordinate, size of the organization, etc. Generally, a large organization have more decentralization than small organization. Too much centralization leads to delay in work and complete decentralization leads to loss of control of top management. So an optimum balance should be maintained according to need of an organization. Decentralization and centralization. अगर आप सेंट्रलाइजेशन रखते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो हर बार आपको डिले होगा, कोई भी काम करने में आपको डिले फेस करना होगा. और अगर डिसेंट्रलाइजेशन रखते हो तो आपका काम बहुत ही इजीली हो जाएगा. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको कहीं ना कहीं इतना भी डिसेंट्रलाइज नहीं कर देना है कि टॉप लेवल की जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, वो ना रहे. इसीलिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रखो लेकिन लिमिटेड रखो. जहां जरूरत है वहां रखो, हर जगह डिसेंट्रलाइज करना भी जरूरी नहीं है. फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हैं, उसके एडवांटेज हैं. इट लीड्स टू क्विक डिसीजन एट मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल. इट डिक्रीजेस वर्कलोड ऑफ सुपरवाइजर या सुपीरियर, इंक्रीजेज इन द एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट. अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का बैलेंस मेंटेन रखते हो तो उसको भी पता है कि भाई हम मुझे संभालना है, अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगा तो काम आगे अच्छे से होगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा. अगर आप अच्छे से इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो आपके काम में डिले होगा, ठीक है, और आपकी जो भी अथॉरिटी है उसको आप मिसयूज भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को डिसेंट्रलाइज में अगर अथॉरिटी दे दिए तो वो मिसयूज भी करेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो. स्केलर चेन इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by manager and the subordinate. The formal line of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain. जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक सीक्वेंस इन लोगों ने फॉलो किया है, ABCDEFGHI, और ये एक जो सीक्वेंस फॉलो किया है इसी को बोलेंगे हम स्केलर चेन.
It states superior and subordinate relationship and authority of superior in relation to subordinate at various levels. Scalar chain is crucial to ensure unity of command and effective communication in the organization. According to Fuel, this chain should not be violated in normal course of formal communication. If D want to communicate some report to A, then as per scalar chain, information will first flow to C, who will pass to it B, and B will communicate it to A. Chain information will first flow to C, who will pass to B, okay, and to A. However, in the case of urgency, Fuel permitted a shortcut in the chain, which is known as gangplank. Gangplank allowed direct communication between two employees of same level without following the scalar chain. In the given figure, if D want to talk to H, then they can directly communicate with each other after informing their respective superior. This is shorter route and hence has been provided so that communication is not delayed. It must be noted that the concept of gangplank is possible only for the employee of equal rank, same level. In the given example, gangplank cannot be established between D and F, but it can be established between D and H. ठीक है, तो इस तरीके से स्केलर चेन है. स्केलर चेन में इन लोगों ने कहा है कि भाई जो भी चेन है उसको फॉलो करो, कोई इमरजेंसी होता है तो ही उस चेन को तोड़ो, और वो भी सिर्फ सेम लेवल पे. जैसे मिडिल लेवल पे ही आप तोड़ सकते हो, मिडिल लेवल बॉटम लेवल पे नहीं जाएगा. गैंग प्लान बॉटम और मिडिल लेवल का नहीं होगा. मिडिल लेवल में ही मैनेजर्स के बिटवीन में गैंग प्लान हो सकता है, लेकिन अलग अलग लेवल के बीच में नहीं. और स्केलर चेन का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं आपका एक डिसीजन पता है कि भाई ये लेवल पे ले जाना है, ये लेवल पे ले जाना है, फिर जाके टॉप लेवल पे मिलेगा, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन जो होता है वो नहीं क्रिएट करता है, और जिससे आपका काम इजीली हो जाता है. ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, better relation between subordinate and superior, unity of command due to no confusion, lack of unity of command, unhealthy relationship between subordinate and superior, information may not flow in orderly direction. अगर आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हो, उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है. और अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे. 10th प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. अगर एम्प्लॉयज़ की सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो आप इतने अच्छे से ऑर्डरली उसको अरेंज करो सो दैट उसको ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बंदा यहाँ पर है, प्रोडक्शन वाला अगर नीचे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केटिंग वाला 4th फ्लोर पे है और इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन वाले को मिले ही ना. ठीक है, तो भाई प्रोडक्शन और मार्केटिंग कहीं ना कहीं आजू बाजू हो, या फिर भाई एक या थोड़ी ही दूरी पे हो, ज़्यादा दूर ना हो. प्रोडक्शन को टॉप लेवल पे भी नहीं कर सकते हो, क्यों भाई इतनी मशीनरीज टॉप लेवल पे तो नहीं जाएगी, 3rd 4th फ्लोर पे तो नहीं जाएगी. ठीक है, इसको ग्राउंड फ्लोर पे रखें. तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, आप उस मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपके अंदर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्मूथनेस रहेगी. According to Fuel, people and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. सभी चीज़ें अगर अच्छी जगह पे रखी होंगी, एक ही जगह पे रखी होंगी और नज़दीक रखी होंगी, तो काम आपका जल्दी होगा और आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no obstructions in work, and essentially it means orderliness. It will lead to increase प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डरली, मैंने अगर आपने सभी चीज़ें ऑर्डर के फॉर्म में रखा है, अच्छी जगह पे रखा है, तो आप बहुत जल्दी अपना काम कर सकते हो. ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें उसकी जगह पे रखी है, फटाफट आपने उठाया और अपना काम कर सकते हो. अगर वो चीज़ें नहीं है उस जगह पे तो आपको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके वजह से आप दिक्कत में आ सकते हैं. Equity, principle of equity. According to this principle, there should not be any discrimination among the employee on the basis of religion, language, caste, sex, belief और nationality. सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करना है इस प्रिंसिपल के हिसाब से. कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सभी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल हैं. इट मस्ट बी नोटेड दैट फ्यूल डज नॉट रूल आउट ऑफ यूज ऑफ फोर्स समटाइम. He also advocated that the use of strict treatment for lazy personnel in order to send
the message that everyone is equal in the eye of management. Nowadays, MNC people of various nationalities work together in a discrimination-free environment. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैं मेरे ही कास्ट वाले को प्रमोट करूं, उसके ही ग्रोथ के लिए प्रमोट करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को इक्वल चांस मिलना चाहिए, ठीक है, और अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी कास्ट रिलीजन को लेके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। Stability of personnel. According to this principle, there should be a proper effort to achieve stability and continuity of tenure of personnel. Stability of personnel, यहाँ पर हम लोगों को हमारे एम्प्लॉयज को स्टेबल रखना है, सो के एम्प्लॉयज जो हैं उन लोगों को बार बार ट्रेनिंग ना देना पड़े। एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी, 2 से 3 साल उस बंदे को वहीं पे रखो, सो दैट आपको वापस से नए बंदे को हायर ना करना पड़े और उसके ट्रेनिंग का कॉस्ट बच जाए, ठीक है। अगर आप बार बार अपने एम्प्लॉयज को बदल रहे हो तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स भी वेस्ट होगा, क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी और ट्रेनिंग में खर्चा भी उतना ही होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होना बहुत ही जरूरी है, ओके। Continuous change will create instability and insecurity among employees and they would tend to leave the organization. It will also raise the cost of recruitment, selection and training. So it is always in the interest of enterprises that is trusted, experienced and trained employee do not leave the organization. However, change may be made when it is unavoidable, like in case of prolonged illness, retirement or death of an employee. एडवांटेज, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर रेपुटेशन है, गुडविल रहेगी कंपनी में कि भाई यहाँ पर अगर काम करने जाओ तो आपको बहुत ही सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वेस्टेज बहुत ही कम होगा और एक्सपेंस भी बहुत कम होगा। ट्रेनिंग का एक्सपेंस आपको करना नहीं पड़ेगा, रिक्रूटमेंट का एक्सपेंस आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट आएगा, रेपुटेशन भी खराब होगी आपकी कंपनी की। 13th है initiative. According to this principle, workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making executive plan. इनिशिएटिव मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को हमारे सबॉर्डिनेट को चांस देना चाहिए सो दैट वो भी अपने डिसीजन हमारे डिसीजंस में सपोर्ट कर सकें, अपने व्यू पॉइंट्स रख सके, अपने आइडियाज रख सके, जिससे वो लोग मोटिवेट होंगे और एनकरेज्ड होंगे। वो बहुत सारी चीज़ें जब वो बोलते हैं तो हमको उनको एनकरेज करना है सो दैट वो लोग भी मोटिवेटेड रहें। लास्ट प्रिंसिपल है 14th, स्पिरिट द कोर। इट मीन्स हम लोगों का कहीं ना कहीं टीम वर्क हुआ, ठीक है। जहाँ पर आप लोग टीम वर्क कर रहे हो, टीम वर्क में जितना ज़्यादा काम आपके टीम में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो काम करना है वो टीम वर्क करना होता है, क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। According to this principle, management should promote a teamwork spirit of unity and harmony among employees. Management should promote feeling of team spirit among employees, especially in the large organization, because otherwise the objective would be difficult to realize and there will be a loss of code. Production is team. Together everyone achieve more work and required full support and cooperation of all the member. टीम जितनी अच्छे तरीके से काम करेगी उतना ही अच्छे तरीके से आप लोगों का मैनेजमेंट का काम भी होगा। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को भी आई नहीं करना चाहिए कि सब मैं ही कर रहा हूँ। मैनेजर का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, सब हम कर रहे हैं, इस तरीके से उसका एटीट्यूड होना चाहिए। Atmosphere of mutual trust and belongingness among team member and will minimize the need for using penalties. Advantage, develop an atmosphere of mutual trust, help in achieving of group goal, leads to cordial relationship between management and worker. Consequences of violation, lack of team spirit and employee may not cooperate with each other, group goals may not be achieved and unhealthy relationship between management and worker. तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे 14 के 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस में याद रहे उतना अच्छा। कोई भी प्रिंसिपल को उठा के केस स्टडी आपको पूछ सकते हैं और उसी के साथ साथ में आप लोगों को इसके ऊपर शॉर्ट नोट या इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इस पार्ट में हम लोगों के फ्यूल्स के प्रिंसिपल खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पेड्रिक टेलर की प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।